देखो, एडवर्डियन जो एज है ये 1901 से, है ना, 20, मतलब हाँ 20 के अराउंड मानी जाती है। याद करो, अपन ने कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि कुछ लोग कभी तक मानते हैं और कुछ लोग कभी तक मानते हैं। सही है, अलग अलग टाइम मान रहे हैं। ठीक है, तो ये एज, एक तो विक्टोरियन एज, क्वीन विक्टोरिया की डेथ हुई थी 1901 में, तो उस समय स्टेबिलिटी रही है। कैसी स्टेबिलिटी? मतलब पीस रहा है, लड़ाइयां नहीं हुई हैं, वॉर नहीं था। लेकिन 1901 के बाद जो 1914 जब आ गया तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो गया। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे बहुत नाटक होने लगे। हालांकि ये होलोकॉस्ट वर्ड जो है, इस वर्ड का यूज सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जुड़ा है। अब इसका गहराई से सुनना, क्योंकि हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आया था, लेकिन इस एक्टिविटी को होलोकॉस्ट एक्टिविटी बोला गया क्योंकि लोगों को ना इनडायरेक्टली क्षति पहुंचाई जा रही थी। वो जर्मनी के साथ गलत किया गया। कभी हिटलर पैदा नहीं होता, एक कहावत भी है, हिटलर पैदा नहीं होते बनाए जाते हैं। एक बहुत अच्छा कलाकार था वो, आर्टिस्ट था, पेंटिंग करता था, छोटा सा बच्चा, स्कूल में शाय नेचर का था, है ना, और वो जीवन भर शाय नेचर का ही रहा। पता है क्या करता था? बस उसका नेचर बदल गया, वो साइलेंटली लोगों को मार दिया करता था हंसते हंसते। तो खूंखारपना ऐसे आता है। वो एक अच्छा कलाकार, तो उसने जर्मनी को बर्बाद होते देखा अपनी आंखों के सामने। 14 साल का लड़का था, तब से उसने अपनी आंखों में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट देखा पूरा। ओके, तो ये होलोकॉस्ट ऐसा। तो एडवर्डियन एज इन दोनों के बीच का जो असमंजस है ना, जो तनातनी है, उसको कवर कर रहा है। ठीक, चलो। फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज वर अवॉर्डेड इन 1901। याद रखना पहला नोबेल पुरस्कार पेपर 1 के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नोबेल प्राइज, हर साल अगर नोबेल प्राइज दिए जाते हैं तो अभी तक कितने नोबेल प्राइज हो गए होंगे? कितने हो गए होंगे? गणित का क्वेश्चन। मुझे बिल्कुल मालूम है भाई, मैं दवाई में खोई जा रही थी, ऐसा लगा था कि 100 से एक डुबकी मार के आ जाते। निकलो भाई, उस दुनिया से थोड़े से निकले रहो, तुम्हारा खुद का भविष्य तुम्हें माफ नहीं करेगा। पता है, टेंशन टेंशन टेंशन, वैसे ही 2 4 6 दिन में। चलो, हाँ, ठीक है। नोबेल प्राइज मिला था और अभी तक 126 नहीं हुए हैं। लगभग 26 ही ऐसे मौके होंगे कि जिन जिन ईयर्स में दिया नहीं गया। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकंड चल रहा था ना, तो उस टाइम पे नोबेल अवार्ड को स्थगित कर दिया गया था। हाँ, 5 मिले तो 5 फील्ड में मिलता था, तो 5 फील्ड में दो दो तीन तीन लोग होते हैं, तो कम से कम 10 से 15 लोगों को मिला है। अब वो याद तुम्हें रखना पड़ेगा। रही बात लिटरेचर की, तो लिस्ट रखी है हमारे पास, उससे याद कर लेना पूरी। ठीक, अब आ जाए सेकंड थर्ड पॉइंट पे। छोड़ो, बता दे रहे। साउथ अफ्रीका ब्रिटिशर का सेकंड लार्जेस्ट कॉलोनी थी, क्योंकि वहां पे जो सबसे पहले जो है ना, वहीं पे स्लेवरी का एबोलिशमेंट हुआ था।
तो एक मेन स्टॉप था वो। और इंडिया आने से पहले जब भी जो बाय सी रूट अगर कोई इंडिया आ रहा है ना, तो केप ऑफ गुड होप एक जगह है साउथ अफ्रीका में, वहीं पे रुक के आना होता था। वास्को डे गामा वहीं से आया, जितने ब्रिटिशर आए सब वहीं से होते हुए आए। तो मेन समझ लो का चौराहा था वो। और दूसरी चीज, डायमंड माइंस बहुत है वहाँ, और स्लेव मतलब गुलाम बहुत है। ठीक। फोर्थ पॉइंट, वुमेन सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन फाउंडेड इन मैनचेस्टर इन 1903। मैनचेस्टर इंग्लैंड में एक जगह है जो अपने सूती कपड़े के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। कौन सी जगह? मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? ये शायद तुम्हारे 11th या 12th में ये क्वेश्चन आया होगा ज्योग्राफी में। मैनचेस्टर। हिंट भी दे दिया हमने, सूती कपड़े का गढ़। कपड़े के मामले में दो तीन जगह तो है ही फेमस। वाह। नेक्स्ट, जल्दी बताओ। अनीशा। कम मारो, कच्छु नहीं लग रहा हो। जल्दी दो ही जाने मार दो फटाफट। तुक्का लगाओ, तुक्का कुछ भी। इंडिया के इतने सारी, चलो रहने दो, बड़ी बड़ी सिटीज में ऐसे हैं। खेल। चलो, बहुत पास पहुंच गई मगर जी। हाँ, तुम और मारो एक। साड़ियों का जो फेमस है भाई। कच्छु नहीं आ रहा जिन्हें। चलो, अहमदाबाद। ठीक। सूती कपड़े का सबसे बड़ा गढ़। ठीक, याद रखना, ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके के हैं, कभी ना बदलने वाले। ठीक। अच्छा, कानपुर काय के लिए फेमस है? नहीं बता रहा। सूरत की तो बता दी। एमपी की बात करें, अशोकनगर काय फेमस है? खंडवा खरगोन काय के लिए फेमस है? नीमच काय के लिए फेमस है? जबलपुर काय के लिए फेमस है? कटनी काय के लिए फेमस है? पता होने चाहिए। कटनी चूना, जबलपुर संगमरमर, अशोकनगर छाड़ी, है ना। नीमच स्लेट, खंडवा खरगोन गांजा। स्लेट पत्थर। हाँ, स्लेट पत्थर है। रीवा कोल माइंस, मंडला मैग्नीज। सब पता होना चाहिए, पूरा मध्य प्रदेश दिमाग में करंट के जैसे दौड़ना चाहिए। भयंकर पढ़ना है तुम्हें, भयंकर पढ़ना है, समझ रहे हो ना। लिटरेचर के भी बाप मताई बनने हैं, और इसलिए कहते हैं कि बढ़िया रेगुलर रहो तो ये आग लगी रहे। चलो। हाँ, जो वुमेन्स थी, है ना, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से मैनचेस्टर नाम की एक जो जगह है ना, वहां पे इकट्ठी होने लगी। मतलब इनने एक फाउंडेशन बना ली। ठीक। एक ग्रुप बना लिया। फिर फर्स्ट कांग्रेस फॉर फ्रेडियन साइकोलॉजी वाज हेल्ड इन सेल्सबर्ग इन 1901। फ्रेडियन समझ गए होगे, मतलब
आई थिंक अब यहाँ पे हम थोड़ा सा लॉजिक लगा रहे हैं। आई थिंक सिगमंड फ्रॉइड के नेतृत्व में ये कोई कम वो होगा, एक आध कोई सभा आयोजित की गई होगी। कांग्रेस का मतलब होता है एक सभा का आयोजन होना, है ना, एक कमेटी का बनना। द फर्स्ट ट्रांस अटलांटिक वायरलेस सिग्नल वर सेंट बाय जुगलियल्मो मार्कोनी। हाँ, इसलिए इनका कभी नाम पूरा नहीं आता। ये वो व्यक्ति हैं जिनको कि दुनिया में पहला वायरलेस सिग्नल भेजने का खिताब प्राप्त है। सोच के देखो, ज्यादा दूर की हम नहीं बता रहे, क्लास 8th की बात है हमारी। देखना अब उस बच्चे के दिमाग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब क्या चीज हुई होगी उसके साथ। उस समय किसी के पास मोबाइल हुआ नहीं करते थे, जब लैंडलाइन होते थे। और अगर किसी ने मोबाइल ले लिया ना, तो वो उस गांव का डॉन है। अपने एमलिया में किसी के पास नहीं था वायरलेस, नोकिया का छुटकू सा फोन 10,000 का हुआ करता था। 999 की तो सिम आती। ठीक, अब वो फोन हमारे नाना जी ने लिया था। जब भी मोबाइल जेब से निकालते ना, हम लोग सिर्फ ऐसे देखते। अगर उन्हें कहूँ फोन लगा दो, हम लोग तो फिल्म जैसे देख रहे हैं। कुत्ते की आवाज आ रही है, कुत्ते से 3 दिन लगा देंगे पहुंचे में। ये समझ गए, ये वायरलेस तो फिर भी ये वायर वाला तो ठीक है ही है कि डोरियां बिछी रहती। इमेजिन करो, जब फर्स्ट टाइम किसी ने कोई देखता होगा क्या सोचता होगा। उनका फोन कोई छू नहीं सकता था, घर पे सबसे सिक्योर जगह पे रखा होता था फोन, गले में उसके साथ लटका देते। मतलब हमारे सगे नाना के छोटे भैया वो टीचर थे। टेक्नोलॉजी, तो जी मार्कोनी ने फर्स्ट ऐसे पर्सन थे जिनने ना ये सिग्नल बनाया। इसलिए जब भी साइंटिफिक इन्वेंशन की बात होती है, तो फर्स्ट रेडियो का इन्वेंशन करने वाले पर्सन में इन्हीं का नाम आता है, जी मार्कोनी, है ना, गुग्लियल्मो मार्कोनी। ठीक, चलो, तभी हम कहें कि हमने इन सब के बारे में कभी नहीं बताया अभी तुम्हें। चलो अगला देखें। अब जिस पर्सन को देख रहे हो 7th पॉइंट पे, पहचान, इसको परिचय की जरूरत नहीं है, जो लोग ड्राइंग में इंटरेस्ट रखते हैं। पाब्लो पिकासो स्टार्टेड क्यूबिज्म बिटवीन 1907 एंड 1911। क्या होता है क्यूबिज्म? इनकी ड्राइंग्स देखी हैं, ज्यादा पसंद नहीं आएंगी, बकवास सी दिखेंगी, लगेंगी, ज्यादा पसंद नहीं आएंगी। धीरे धीरे पसंद आने लगती है कि नहीं यार, बड़ा आदमी है तो अच्छी अच्छो कछु अच्छो ही हुई है। स्क्वायर्स बनाना, उन स्क्वायर्स में इमेजेस दिखना, चेहरे होना, देख लेना समझ जाओगे किस प्रकार का क्यूबिज्म। मतलब चेहरे गोल ना होके इनके स्क्वायर शेप में हुआ करते थे, शार्प एजेस होती थी। तो वैसे जैसे हमारे इंडियन इंडियन अगर हम सैयद हैदर रजा की बात करें, तो वो जो थे ना, वो डॉट्स पे काम करते थे, डॉट्स से ड्राइंग नहीं बनाते थे, उनकी ड्राइंग सर्कल में हुआ करती थी। सिर्फ उनके में मालूम डॉट्स हुआ करते थे, मतलब एक ही डॉट्स हुआ करता था, सर्कल हुआ करते थे। उनकी सबरी ड्राइंग सर्कल ही है सिर्फ, न कोई इंसान बनाओ न कछु बनाओ, ऐसा होता है।
ये क्यूबिज्म वाले थे। तो लोग थीम पकड़ते हैं, हालांकि उन थीम का पालन करना बड़ा कठिन होता है। आजकल सब रैंडम चलता है। चलो, तो पिकासो को समझ गए, कहाँ से थे वैसे ये? नाम के स्टाइल से पता चल जाता है कि कहाँ का होगा बंदा। चलो देखो, तुम्हारी हेल्प के लिए कुछ देशों के नाम हम याद भी करवा दे रहे। हमारा लिटरेचर ज्यादा कहाँ से कनेक्ट है? इंग्लैंड है, ठीक। आयरलैंड है ना? के बाद पाब्लो पिकासो, इनका पूरा नाम है पाब्लो रुइज पिकासो। ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। स्पेन का पड़ोसी फ्रांस, फ्रांस का पड़ोसी जर्मनी, और जर्मनी और फ्रांस का पड़ोसी इटली। कम से कम ये 4 5 6 याद रखो, ठीक। फिर बाकी अलावा नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन में नॉर्वे अपने काज इम्पोर्टेंट है। नॉर्वे क्यों इम्पोर्टेंट है? एक राइटर है जिनका नाम है हेनरिक इप्सन। उनका एक फेमस वर्क है, का नाम है डॉल्स हाउस। फेमस नाम, परिचय की जरूरत नहीं। ठीक है, ठीक है। नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन। अब स्वीडन की बात करें तो स्वीडन में एक खास पर्सन है, थॉमस एल्वा एडिसन। ये वहां से थे, साइंटिस्ट थे। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पेटेंट कराने का रिकॉर्ड इनके नाम है। सबसे ज्यादा आविष्कार, और आज की नहीं बता रहे, आज से 100 साल पहले ही उनने करवा लेते। 250 इन्वेंशन करे हैं उनने, सबका पेटेंट करा के रखे हैं उनके नाम पे। उनकी जनरेशन खा रही। एक, सॉरी, हाँ, थॉमस एल्वा एडिसन नहीं, हाँ, अल्फ्रेड नोबेल एडिसन अमेरिका से थे, सॉरी, है ना? ठीक है। चलो, बहुत कुछ हुआ भी नहीं बता रहे, फिलहाल आगे पकड़े इसको। एल्बर्ट आइंस्टाइन पब्लिश हिज हिस्ट्री ऑफ रिलेटिविटी इन 1905। पूरे आविष्कार हो रहे, देखो इसी पीरियड में। कितने खतरनाक, मतलब मॉडर्न एजेस को ऐसे नहीं बोलते। चीजें, यूनिक चीजें हो रही, आज भी जो हो रहा उससे भी ज्यादा यूनिक लग रहा है ये, अगर इमेजिन करोगी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड पब्लिश हिज बुक ऑन रेडियो एक्टिविटी। रदरफोर्ड का नाम सुने हो? ही इज ऑल्सो अ ग्रेट साइंटिस्ट। नोबेल अवार्ड भी इनको मिल चुका है। और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, इनके संश्लेषण पे काम किया था। संश्लेषण मतलब उनके सेपरेशन में। थोड़ी सी गहरी थ्योरी है, समझ में नहीं आएगी, लेकिन इतना याद रखो कि पहले इनको संगम मानते सब। जैसे हम अगर बात करें, हम तुमसे कहें कि एक हाथ है, इसमें कितने हिस्से हैं? एक, दो और तीन। रदरफोर्ड ने पता क्या कहा? तीन हिस्सा नहीं है, इस अकेले ही हाथ में 36 हिस्सा हैं, इतनी हड्डियां हैं। आया समझ ये चीज? चलो, राइट ब्रदर्स का नाम सुने हो? पॉइंट नंबर 10, राइट ब्रदर्स। हमेशा क्यों लगा इस पॉइंट पे तुम्हारी पिटाई होनी चाहिए, ताकि तुम अब भी कहो हाँ हाँ पर जानत जानत। इन्वेंटेड द एयरप्लेन इंजन, फ्लू फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1908। पहले ऐसे दो भाई जिनने एरोप्लेन का इंजन बनाया, पहली बार हवा में उड़ के दिखाए। सोचो कैसा लगता होगा हवा में उड़ने का एक्सपीरियंस, पहली बार।
तो ये कोई भी नहीं उड़े यार, पहली बार का। अपनो पहली बार तो 1908 से आज तक 2008 तक निकल गओ, 200 साल हो गई। तो 200 नहीं, 100 से ज्यादा साल। तो कहावत सही है, सपने देखने का पैसा नहीं लगता, इसलिए देखत रहो। चलो ठीक है, दो भाई जिनने एरोप्लेन का आविष्कार किया और सक्सेसफुली उड़ा भी लिया, है ना। तो इन लोगों ने ही एरोप्लेन का पेटेंट करवाया था। अब एमपीपीएससी में एक क्वेश्चन आया था कि भारत में एरोप्लेन उड़ाने का प्रयास किस बंदे ने किया था। उस पर एक लेटेस्ट मूवी बनी थी, उस मूवी का नाम बताइए। राइट ब्रदर से पहले ही भारत में इस पे काम चल रहा था। शानदार। ठीक, ये हुई मजेदार बात। तो हमारे इंडिया में भी काम चल रहा था। बस इंडिया के साथ नाटक ये रहा कि ज्ञान तो बहुत था, लेकिन उस ज्ञान में कुछ दिक्कतें थी। मतलब दिक्कतें उनकी नहीं थी, दुनिया वालों ने ही एक सिस्टम बना लिया था कि जो कोई जो कुछ बनाएगा उसका नाम लिखवाएगा हमारे रजिस्टर में। हमारे इंडिया वाले कछु को नाम नहीं लिखवाते। अब जो लिखवा लेते वे लोग डॉन है, हमारे इंडिया ने नाम नहीं लिखवाया। समझ गई। मतलब जैसे अपन पढ़े लिखे की पहचान का है कौन से कॉलेज से, कॉलेज को नाम होने चाहिए ना। कोई आदमी घर पढ़ गओ है, अनपढ़ कहूँ की कोई डिग्री नहीं तेरा जोर है। इंडिया ऐसा ही थी। एक और बात याद आ गई, वो हमें रामानुजन से याद आ गई कि तुम लोगों का अगर कभी कोई बेइज्जती करे ना इस बात को लेके कि तुम पे जो नहीं आया तुम पे वो नहीं आए, तो याद रखना हर एक इंसान हर एक खास चीज के लिए बना होता है ना, जो तुम पे एक दिन जरूर आएगी। ठीक। रामानुजन के नाम पे एक बहुत गंदो ठप्पा लगो थो, उनने स्कूलों में पढ़ा भी गए ना, उनसे एक बात बोली जाती, उस पर पढ़ाते नहीं आता, तू मैथ्स का टीचर जरूर है लेकिन तुम में पढ़ावे के लक्षण नहीं। और उनको उनके स्कूल से भगा दिया गया था, है ना। या तो तेरा एक आध तो पैच छीला है। अगर आपसे कोई ऐसा व्यक्ति कहे, समझ जाइयो रामानुजन की रास्ता पे हो भैया। कछु भी काम में कहे कि तेरे पर जो काम नहीं आए, तो गलत गलत अपन नहीं है वो है कि भाई अपनी इसके समझ नहीं आ रही। आज हमें समझ में आता है कि सही में ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि खुद हमारे स्केल पे भी कई लोगों ने उंगली उठाई है। बिल्कुल दूर नहीं जाने, मनीष ही की दुकान है पे, मनीष बुक वाले भैया। आज पूरे गांव भर में, पूरे करेली भर में ढिढोरा पीटत फिरत हुए, हमें दूसरे लोग बताते हैं मनीष भैया बता रहे थे यार। हाँ, हर एक में चले गए, एग्जाम्पल देते हैं। अब भैया तो वहां पे काम किए हम, तो सिर्फ हाँ फेसबुक से अलग पे, तो सिर्फ इसलिए छोटे क्योंकि हमें चीजें याद नहीं होती थी। हमने कहा यार खानू तुम याद नहीं कर पा रहे यार, सॉरी। एक महीने बाद उन्होंने भगा दो, तो भगाओ ही तो, है ना। 2100 रुपया दे के पूरे एक महीना भी न हो दो तो कि यार हम दूसरा लड़का देखो है, संभाल नहीं पा रहे। एक सही में भूल जाते खट से कहाँ चीज को। ठीक है ना।
तो आप उस चीज के लिए बने ही नहीं हो। रामानुजन टीचर बनने के लिए नहीं थे, अकाउंटेंट की जॉब मिली, उस पर भी काम किए, तो उनको उनने बोला भैया काम पे ध्यान है का नहीं है। दो वक्त की रोटी के लाले पड़ गए थे। वाइफ बोलने लगी थी कि कैसे व्यक्ति से शादी हो गई, क्यों कुछ नहीं कर पा रहे आप। वो सारो इंसान अपना सिर पीटत तो कब का करूं, ऐसे ही पैदा हो मैं। नाकारा। तो अपने दिमाग पर कभी भी नेगेटिव एनर्जी पे मत ले जाना। हम सिर्फ एक ही काम के काज बने, है ना। कि दुनिया है बेस के समझ में नहीं है जो आपकी खासियत है। बहुत बड़ी बात है ये। कई लोग इसी में टूट जाते हैं। उनने कहीं कहा है, दुखी होकर बैठ गए और घर वालों के, अपन खुद नेगेटिव हो गए, फिर घर वालों के चल शादी कर दे रहे। आप बताओ, भाड़ में गई स्किल, भाड़ में गो वो, होगा सामाजिक। ठीक है। तुम लोगों की बर्बादी के पीछे हमारा बहुत बड़ा हाथ रहेगा। मतलब शादी, घर वाले शादी को बर्बादी मानते हैं और पढ़ने को बर्बादी। हाँ, नौकरी नहीं माना बर्बादी, नौकरी में तो खूब चाटल लगा। पढ़ाई नहीं करन देंगे, तेने पढ़ाई करी कौन से पूछ के। हम कहा, चलो। हाँ, आगे बढ़े। अच्छा काम हुआ 1908 में इंग्लैंड में, और वहीं से ये आइडिया इंडिया में आया। लोगों को पेंशन मिलने लगी उम्र दराज होने के बाद। ठीक है। क्योंकि ओल्ड एज जो लोग रहते हैं उनको सच में दो वक्त के पैसे की जरूरत होती है। या तो मुझे वेलफेयर, हाँ ठीक है, वेलफेयर चला, है ना। वेलफेयर मतलब पुण्य के काम। अच्छा काम था ये। इस बात को हम भी सपोर्ट करते हैं कि 60 की एज होने के बाद लोगों को जो 600 रुपया दे रहे हैं ना ये सरकार, ज्यादा देनी चाहिए। हमारे हिसाब से 2000 रुपये देने चाहिए। बहुत इलाज पे खर्च होते हैं पैसे। एक इंसान ने जो जीवन भर काम किया है उसको कम से कम मरने के टाइम पे सुकून तो मिले। इस बात के सपोर्टर हैं। नेक्स्ट है, द पुअर लॉ दैट वाज पास्ड इन 1834 had serious effect on gender condition। गरीब उद्धार, गरीब लोगों के साथ अच्छा करने के लिए काम। Although abortion was illegal, it was nevertheless the most widespread form of birth control in use। ये खतरनाक चीज है। लोग अबॉर्शन करवा लेकर इजीली हो जाता था। समझ गए ना अबॉर्शन। समझ गई नहीं? समझ गई। हाँ, अपनी भाषा में बच्चा गिराना। तो ये पहले नॉर्मल हुआ करता था। किसी को नहीं चाहिए, कोई भी अस्पताल में जाओ फटाक से वो दवाइयां देंगे उल्टी सीधी। ये प्रोसेस बहुत पेनफुल हुआ करती थी पहले। पेनफुल प्रोसेस हुआ करती थी क्योंकि मेडिसिन नहीं थी। बहुत बुरी हुआ करती थी, बताना पॉसिबल। क्यों? मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी तो चलता था। आजकल तो टैबलेट्स होती हैं सब, इजीली इजी पे आराम से पता ही नहीं चलता। उस समय होता था।
ठीक। फिर आरिस नेशनल थिएटर वाज फाउंडेड इन डबलिन, आयरलैंड में नेशनल थिएटर खुला, और कहाँ खुला? डबलिन में। डबलिन आयरलैंड की कैपिटल है। ठीक। The working class were beginning to protest politically for a greater voice in government, and the level of industrial unrest on economic issue was high in 1908. In simple word, जो वर्कर्स होते थे, इनने हड़तालें शुरू कर दी। किसके खिलाफ? सरकार के, कि तुम लोग सब चीजें अच्छी नहीं कर रहे। हाँ, ठीक। First woman in the world get to vote in Finland in 1906. पहली बार किसी औरत को वोटिंग राइट्स मिले। कहने के लिए वोटिंग राइट छोटी बात होती है, लेकिन पॉलिटिकल करियर में वोटिंग राइट्स एक बहुत बड़ी बात होती है। इंडिया में हालांकि वोट की कोई इज्जत नहीं है ना। यहाँ पे वोट जस्ट, यहाँ पे जो वोट है सिर्फ 120 या 150 रुपए मिल जाती है ना। 1 पैक ऑफ वाइन। और बीजेपी कहो तो बीजेपी जिंदाबाद, और कांग्रेस कहो तो कांग्रेस जिंदाबाद, और बीएसपी कहो तो बीएसपी जिंदाबाद। बस हमें तो एक ठैया लान दो, जे कछु कहने हुए कोई जिंदाबाद करत जे हैं, है ना। और इससे बड़ी लॉयल्टी कछु में होती नहीं है। रात में अगर जुबान दे दी, सुबह तक वैसे ही नहीं उतरे, सुबह एक और पिला दे के भाई अब तो जाओ, अब तो अच्छी वोट, तो नशा चढ़ो रहे थे। हम लोग जब लाइन में लगते हैं तो हमें कई लोगों के जो है ना पूरे बदन से खुशबू आती है कि आहा हा हा, भैया अब भी लोडेड है, और लोडिंग में वोटिंग हो रही है। बहुत रिस्की काम होता है हालांकि वोटिंग कराना। तो कल हम लोगों को मिलेगा ये। ब्रिटिश क्लास सिस्टम रिमेन्ड रिजिड, मतलब अभी भी जो ब्रिटिशर्स में जो क्लास सिस्टम चलता था, मिडिल, लोअर, अपर, हमेशा रहा वो, आज भी है, कितना मिटाएंगे। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ना, ठीक है। लगातार बढ़ते हुए इंडस्ट्रीज की वजह से जो सोशल नॉर्म्स थी वो चेंज हो रही थी, लोग सामाजिकता की तरफ बढ़ रहे थे, है ना। और आर्थिक अपॉर्चुनिटी जो थी उनकी डिमांड बढ़ रही थी। मतलब आर्थिक अपॉर्चुनिटी की डिमांड बढ़ना मतलब ऐसे कि इंडस्ट्री बढ़ने से लोगों का काम बढ़ रहा था, काम बढ़ने से पैसा और आली मतलब जो लग्जरी लाइफ होती है वो डेवलप हो रही थी। ठीक। इसके अलावा गरीबों के दुखों पे बात होने लगी, लोग उन पर ध्यान देने लगे, और गरीब और वुमेन्स, ये लोग अपनी वोटिंग के लिए, इनकी वोटिंग के लिए बात आवाज उठने लगी कि नहीं, ये भी वोटिंग के हकदार हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा जो बुरी स्थिति में जो थे ना, वो देखो, एक तो अपर और मिडिल क्लास, इनमें वुमेन सबसे लोअर। सबसे पहले वुमेन्स को जो राइट्स मिले ना, वो इन्हीं की वुमेन्स को मिले। अब बचे गरीब, अब गरीबों के मेलों को मिल रहा था हक,
फिर मेज को मिले गरीबों के, सबसे लास्ट में जाके गरीबों की वुमेन्स, उनको हक मिले। तो अपन वो लोग हैं जो सबसे निचले पायदान पे थे, जहां राइट्स को पहुंचने में ही ना 100 साल लग गए। मतलब जब अपर क्लास की लेडीज अपने राइट्स का यूज करने लगी थी, तब हमारी वुमेन्स जानती भी नहीं थी कि ये लोग क्या कर रही हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ पर ये एंड है। और अब जो मीडिया राइटर बचेंगे, इन्हें हम देखेंगे नेक्स्ट डे। 134 पेज नंबर पे अपन, अब ये जो दो एज हैं ये बड़ी बड़ी होंगी, बहुत सारे वर्क होंगे। चलो।